हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे मैग्नेटिज्म के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, जहाँ पर हमने डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक तीनों टाइप के मटेरियल को डिफ्रेंशिएट किया। तीनों टाइप के मटेरियल को समझा कि डाई मैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सेंस क्या होता है। तीनों से रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल हमारे डाई मैग्नेटिक होंगे, कौन हमारा पैरामैग्नेटिक होगा और फेरोमैग्नेटिक होगा, इससे रिलेटेड हमने पूरा डिस्कशन किया। अब बातचीत करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डेट इज क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पर इस लेक्चर में बेटा हम बातचीत करेंगे पहले क्यूरी टेम्परेचर के बारे में, फिर बातचीत करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में, फिर हम बातचीत करेंगे टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बारे में। आज का हमारा ये जो लेक्चर है बच्चों, ये भी पूरा थ्योरेटिकल डीलिंग पर है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना और समझना। एक बार सुनने और समझने से ही आपको ये परमानेंट याद भी रहेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। देखो यार, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल्स का रैंडमनेस, जो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल है मैग्नेटिक मटेरियल में, इनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है। दैट मीन ये रैंडमली और ज्यादा अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं। सीधी सी बात है, अगर डाइपोल रैंडमली अलाइन होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट कम होता हुआ चला जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट कम होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कम होती हुई चले जाएंगे। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट क्या बनता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती है। कम होने का कारण क्या है कि डाइपोल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती है। यहां तक बात आ रही है समझ में? तो बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर इस रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और इसका सीधा सा मीनिंग है, एट दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या हुआ कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज कम होना स्टार्ट हुई, और एक ऐसा टेम्परेचर अचीव होता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज कम होते होते पैरामैग्नेटिक तक आ जाती हैं। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। दिस इज द डेफिनेशन। अगर मैं इसको बेटा लिखता हूँ, एट दिस टेम्परेचर या एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल behaves as a paramagnetic material। ये इसकी सीधी सीधी सी डेफिनेशन है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अगले पॉइंट की अगर मैं बातचीत करूं, नेक्स्ट इसमें और क्या पॉइंट हम बना सकते हैं, तो देखिए बच्चों, कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फेवरेबल है उसको हम डिसाइड करते हैं काई की वैल्यू से। जितनी ज़्यादा काई की वैल्यू होगी मटेरियल उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के फेवरेबल होगा, उतना ही ज़्यादा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूँ तो बेटा यहाँ पर इसकी काई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती हुई चली जाएगी। डेट मीन्स काई और टेम्परेचर का अगर रिलेशन बनाया जाए तो ये रिलेशन कुछ इस टाइप से आता है कि काई जो है वो टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होगा। अगर बेटा मैं इसको लिखता हूँ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, इनकी बेटा मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी काई की वैल्यू फर्दर और डिक्रीज होती है, और इनका रिलेशन होता है रेसिप्रोकल। अगर मैं यहाँ पर इस प्रपोजनल साइन को हटा देता हूँ तो एक कांस्टेंट आ जाता है C, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, अगर बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। करेक्ट? जबकि अगर मैं बेटा बातचीत करूं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं डिस्कस करूं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो देखिए
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपने पढ़ रखा है कि इन पर भी मैं बेटा अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इनकी भी प्रॉपर्टीज लूज होती हैं, और इसका रिलेशन आता है बेटा काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। हेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एंड टी सी इज अ क्यूरी टेम्परेचर। और अगर आप फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ बनाओगे, अगर आपको पूछ ले कौन सा ग्राफ फेरोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे आता है, जैसे मैं बोल देता हूँ ये टेम्परेचर हमारा TC है, तो पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे डिक्रीज होती हैं, और क्यूरी टेम्परेचर पे फेरो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा में, मतलब कि इसके बाद जो रिलेशन आएगा वो पैरामैग्नेटिक वाला आएगा। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेशन, और उसके बाद फिर हमारा रिलेशन बन जाता है बेटा पैरामैग्नेटिक के लिए। कुछ इस टाइप से ग्राफ यहाँ पर फॉलो होता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्यूरी टेम्परेचर के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज बिकॉज देयर रैंडमनेस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इंक्रीजेज, राइट। फिर अगर रिलेशन की बातचीत की जाए तो ये वाला जो रिलेशन है ये तो हो गया बेटा हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और ये जो सेकंड रिलेशन है बेटा ये हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। आ रही है बात से समझ में? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर यहाँ पर आपका क्यूरी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो इससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इसका क्यूरी टेम्परेचर का हमारा कंप्लीट नॉलेज है, छोटी छोटी सी बातें हैं। ये भी आप लिखना चाहो तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या है, ठीक है, और फिर फेरो और पैरा के लिए ग्राफ क्या होगा। इसके बाद हम बातचीत करेंगे अगले टॉपिक की। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज IH ग्राफ। जिसको हम बेटा हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं। ये क्या चीज है इसको हमें अब समझना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना कि हिस्टेरेसिस कर्व का मतलब क्या है, IH ग्राफ होता क्या है। देखो बच्चों, IH ग्राफ के बारे में बातचीत करने से पहले मैंने I और H दोनों टर्म को आपको समझाया है। I तो होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कोई भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है उसको मेजर करने का तरीका होता है I। और H होता है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है, ठीक है। और I और H का जो वेरिएशन है उसको हम बोलते हैं बेटा IH ग्राफ, राइट। हम बेटा यहां पर IH ग्राफ बातचीत करते हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और ओवरऑल हम प्लॉट करते हैं बेटा IH ग्राफ। ये जो IH ग्राफ है इसको बोलते हैं इट इज द मैग्नेटाइजेशन, इट इज द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन it is the magnetization and demagnetization process of ferromagnetic material। क्या होगा, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, इसकी जो कंप्लीट साइकिल है दैट कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड IH ग्राफ और हिस्टेरेसिस कर्व। क्लियर? तो अब हम बातचीत करेंगे कैसे ये कर्व प्लॉट होता है, क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर निकल के आते हैं और कैसी प्रॉब्लम हमारी वहाँ पर फ्रेम हो सकती है। तो देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोल देता हूँ मेरे पास कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और अभी बेटा मैंने इसको कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, तो इसके सारे मैग्नेटिक डाइपोल रैंडमली अलाइंड है। दैट मीन मैं बोल दूंगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, I और H के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। I और H का हम ग्राफ बनाने वाले हैं। हम प्लॉट करने वाले हैं बेटा I और H के बीच में ग्राफ। एक साइड में बोल देता हूँ बेटा ये I है,
और एक साइड हम ले लेते हैं बेटा ये H, ठीक है। तो I और H का जो ग्राफ होगा डेट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस ग्राफ। इनिशियली मैं बोल देता हूँ बेटा मेरे पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इस मटेरियल की जीरो है। डेट मीन्स इनिशियली जब H जीरो था तो I की वैल्यू भी जीरो है। इनिशियली हम कहाँ पर हैं, ओरिजिन पर है, राइट। अब मैं जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, जैसे ही इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक डाइपोल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे। डेट मीन मैं बोल दूंगा इसके मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा बेटा, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसको सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली इसके मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी अचीव होगी जब सारे डाइपोल इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे और उस केस में इसके कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, राइट। इनिशियली नेट डाइपोल मोमेंट क्या था बेटा, जीरो था। जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डाइपोल ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगे। धीरे धीरे मैं बोल दूंगा ओवरऑल यहाँ पर बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा। एक टाइम पे सारे डाइपोल इसकी सेम डायरेक्शन में आ गए, उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मटेरियल का वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद अब इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ सकता है क्योंकि सारे डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अब काउंट हो चुका है। तो मैं बोल दूंगा जैसे जैसे मैं H को बढ़ाने लगा वैसे वैसे अपने I की वैल्यू भी बढ़ने लगी। एक टाइम पे अपना I जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, करेक्ट। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देता हूं। एक एक पॉइंट समझ लेना। अब मैंने क्या किया बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया तो अब डाइपोल वापस से अपनी पोजीशन में आने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये ऊपर क्यों गए थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब जैसे ही मैंने एक्सटर्नल को जीरो किया तो डाइपोल अपनी पोजीशन में आने का ट्राई करेंगे, बट सारे डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, कुछ ही डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाते हैं। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं बच्चों इनका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो रह जाता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाता है। हुआ क्या, जैसे ही मैंने H को जीरो किया तो I कंप्लीटली इसका जीरो नहीं हो पाएगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत I की वैल्यू रह जाएगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर। लेट मी इसके अंदर थोड़ा बहुत डाइपोल मूवमेंट रह जाएगा। अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता हूं। अब मैं किधर लगा रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट में। तो अब ये डाइपोल को किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी डायरेक्शन में। डेट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल अट्रैक्ट होंगे। तो अब धीरे धीरे डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये धीरे धीरे अपोजिट में जाने लगे तो एक वैल्यू हमारी ऐसी आएगी जब इसका बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में कि एक ऐसी वैल्यू अचीव होगी जब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में फर्दर बढ़ाता हुआ जाता हूँ, अभी मैं H को और बढ़ा रहा हूँ, तो H को और बढ़ा रहा हूँ तो ये डाइपोल को अपनी साइड और अट्रैक्ट करेगा। डेट मीन्स अब डाइपोल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेंगे। आ रही बात समझ में, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे डाइपोल नीचे की तरफ आ जाएंगे। डेट मीन्स अब मैंने किया क्या, अब H को मैं नीचे की तरफ और बढ़ाने लगा तो एक टाइम पर इसके कारण सारे डाइपोल नीचे आ गए और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नीचे की तरफ हो जाएगा। दिख भी रहा होगा आपको, I अब नेगेटिव हो गया, करेक्ट। अब मैं वापस से बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देता हूं। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया तो कुछ डाइपोल अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने का ट्राई करेंगे, बट सारे डाइपोल अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा।
जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरी तरह से जीरो नहीं होता है, ठीक है। आई की वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाती है। अब बेटा मैं एच को वापस से ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूँ। अब एच ऊपर लगाया तो ये डाइपोल को किधर अट्रैक्ट करेगा, ऊपर। डेट मीन्स अब डाइपोल किधर जाना स्टार्ट होंगे, ऊपर की तरफ। एक स्टेज ऐसी अचीव होगी जब डाइपोल मोमेंट अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन जैसे ही मैंने एच को पॉजिटिव लगाया तो एक स्टेज ऐसी अचीव होगी जब आई की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, करेक्ट। अब मैं ऊपर की तरफ एच को बढ़ाता हुआ और जा रहा हूँ, एच की वैल्यू को अपवर्ड डायरेक्शन में हम रीच करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं बेटा इसकी वैल्यू को ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये डाइपोल को किधर अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। डेट मीन मैं बोल दूंगा कि इसके सारे डाइपोल ऊपर की तरफ अलाइन होना स्टार्ट होंगे और एक पोजीशन ऐसी अचीव होगी जब सारे के सारे डाइपोल इसके ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएंगे और इसका नेट डाइपोल मोमेंट फर्दर नॉन जीरो हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। डेट मीन्स अगर मैंने एच को वापस बढ़ाया तो अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट फर्दर नॉन जीरो हो जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। कुछ इस टाइप से अपना ग्राफ बनेगा। आ रही है ना बात समझ में? कुछ ग्राफ इस टाइप से अपना प्लॉट होगा। तो बेटा ये जो ग्राफ है अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जैसे मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ ए से पहले हम बी तक गए, बी से सी तक आए, सी से डी गए, डी से ई आए, फिर एफ गए, फिर जी गए और वापस से हम कहाँ पहुँच गए, वहीं एच पे। तो पहले हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया। तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड आईएच ग्राफ, या दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। आ रही बात समझ में? किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ प्लॉट होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से हमारा टोटल आईएच ग्राफ बनता है। पहले मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड आईएच ग्राफ। पहली बात कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट फाइनली क्या क्या निकल के आने वाला है, वो सब हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये बातचीत समझी है कि ग्राफ बनता कैसे है। क्लियर? अब देखिए हो क्या रहा था, अगर मैं यहाँ पर चेक करूं बेटा, तो जैसे जैसे मैंने एच को बढ़ाया आई बढ़ने लगा, एक टाइम पर आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। फिर जैसे ही मैंने एच को जीरो किया तो आई यहाँ पर कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ। इस वाले पॉइंट पर एच जीरो है बट आई नॉन जीरो है। फिर उसके बाद मैं अपोजिट डायरेक्शन में आया तो जब एच नॉन जीरो था तो इस पोजीशन पे आई हमारा जीरो हो गया। डेट मीन हमें यहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं। एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर एच जीरो है, आई नॉन जीरो है। एक ऐसी पोजीशन है जहाँ एच नॉन जीरो है और आई जीरो है। करेक्ट? दिख रहा है ये? अगर बेटा मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंक्लूड करूं, एच इज इक्वल टू जीरो, आई इज नॉन जीरो, डेट मीन्स मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब भी मटेरियल फुली मैग्नेटाइज है, मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा रिटेंटिविटी। इस वाली टर्म को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेमिनेंस। करेक्ट? और सेकंड पोजीशन होती है बेटा वेयर एच इज नॉन जीरो बट आई इज जीरो, दैट टर्म इज कॉल्ड कोहर्सिविटी और कोहर्सिव फोर्सेस। दो टर्म हमारी होती हैं, एक जहां पर एच जीरो है, आई नॉन जीरो है, जिसका मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, उस टर्म को हम बोलते हैं बेटा रिटेंटिविटी। दूसरी टर्म होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है लेकिन आई जीरो है, दैट टर्म इज कॉल्ड कोर्सिविटी। राइट? दो कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पर मटेरियल को हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में हमारा वर्क परफॉर्म होगा। सीधी सी बात है कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पर बेटा वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है? और ये पूरा वर्क किस फॉर्म में जाएगा? एनर्जी लॉस में। सो एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन
एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया एंक्लोज्ड बाई IH ग्राफ। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस यहाँ पर होने वाला है। तो एनर्जी लॉस विच इज इक्वल टू होता है एरिया एंक्लोज बाई IH ग्राफ एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन which is denoted by W that can be written as integration of BDH। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ BDH भी लिख सकते हैं क्योंकि ये B और H के बीच का ग्राफ हो गया, I और H के बीच का ग्राफ हो गया, I का सेंस B से ही है, तो डेट इज आल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ BDH। करेक्ट। तो पहली बात तो होगी बेटा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी को आपको पूछ लेता है कि ये दोनों टर्म है क्या है। सेकेंड चीज आती है बेटा IH ग्राफ से हम रीड करके बता पाते हैं कि मटेरियल टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म करेगा या परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करेगा। डेट मीन्स टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो IH ग्राफ से करते हैं। कैसे? अगर मैं अगली बातचीत करूं तो यहाँ से हम बेटा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज में ले रहा हूँ तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बनाएगा, अदरवाइज वो परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करेगा। या तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बना रहा होगा, अदरवाइज वो परमानेंट मैग्नेट बना रहा होगा। ये चीज़ को हम जज कर पाते हैं बेटा यहाँ पर IH ग्राफ से। देखो बच्चों, जो टेम्परेरी मैग्नेट मटेरियल है इनका IH ग्राफ का एरिया काफ़ी कम होगा। सीधी सी बात है कि अगर रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कम हो, अगर रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी कम हो तो ये बताता है कि मटेरियल को हटाने पर, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत कम बची हुई हैं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये रेफर करता है टेम्परेरी मैग्नेट को। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या है? ऐसी मैग्नेट्स जिन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर वो नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती हैं। बट परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूं, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they behaves as a magnet। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी अगर ये बिहेव करते हैं एज अ मैग्नेट तो इनको बोलते हैं बेटा परमानेंट मैग्नेट। और इनका जो एरिया है IH ग्राफ एरिया जो है वो लार्ज होता है। IH ग्राफ का जो एरिया होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होता है। डेट मीन्स अगर मैं इनके लिए IH ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पर इनका IH ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है। टेम्परेरी का एरिया कम होता है, परमानेंट का ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, और इनके लिए बेटा लो होता है। ठीक है, अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसमें काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर मैं बातचीत करूं बेटा तो ये फॉर्म होते हैं सॉफ्ट आयरन के, जिनको हम यूज में लेते हैं बेटा ट्रांसफार्मर कोर बनाने में। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके में, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम टेम्परेरी मैग्नेट यूज में लेते हैं। जबकि अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बातचीत करूं तो बेटा इसके एग्जाम्पल होते हैं कोबाल्ट स्टील, आयरन स्टील। ठीक है, और सीधी सी बात है परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है तो वहाँ पर हम इन मटेरियल को यूज में लेते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ हो गया? इंडस्ट्रियल पर्पज में हो गया, आयरन फैक्ट्रीज में यूज हो गया, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट ट्रांसफार्मर कोर, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने में यूज में आती है। तो ये एक बेसिक सी थ्योरी है जिस पर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमें सारी बात को यहाँ पर अच्छे से समझना होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेज होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्यूरी टेम्परेचर क्या है,
क्यूरी टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। फिर हमने बातचीत की बेटा क्यूरी टेम्परेचर का रिलेशन कैसे डिफाइन होगा पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए, ग्राफ कैसा फ्रेम होगा, इसके बारे में हमने समझा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया बेटा हिस्टेरिसिस प्रोसेस होती क्या है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है, कौन सी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होती है, उस प्रोसेस को हमने समझने का ट्राई किया। फिर हमने दो टर्म्स को यहाँ पर बेटा डिफाइन किया, एक था हमारा रिटेंटिविटी और दूसरा था कोर्सिविटी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट के लिए इनकी वैल्यूज कम होती हैं। अगली बातचीत थी कि जो IH ग्राफ का एरिया है ये डिटरमाइन करता है एनर्जी लॉस को, या ये डिटरमाइन करता है बच्चों वर्क डन को, कि इस प्रोसेस में टोटल कितना वर्क हमारा परफॉर्म होने वाला है। करेक्ट। और इसके बाद मैंने आपको बताया टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम टेम्परेरी मैग्नेट को यूज में लेते हैं, कहाँ हम परमानेंट मैग्नेट को यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला तो बेटा इनके IH ग्राफ में ही डिफरेंस है, इसका एरिया कम होता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में IH ग्राफ का एरिया काफी ज्यादा होता है। अगर एग्जाम्पल की बातचीत करूं तो परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल थे कोबाल्ट स्टील, आयरन स्टील, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट में हम यूज में लेते हैं सॉफ्ट आयरन। राइट। टेम्परेरी मैग्नेट को हम यूज में लेते हैं ट्रांसफार्मर कोर बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम यूज में लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको परमानेंट मैग्नेट का बनाऊंगा तो यहाँ लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट के मटेरियल यूज में लेते हैं, ताकि हिस्टेरिसिस लॉसेस काफ़ी कम हो। बात आ रही है समझ में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई टेम्परेरी मैग्नेट मटेरियल ही क्यों यूज में लिया, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में या इलेक्ट्रिक मोटर में। तो बेटा टेम्परेरी मैग्नेट का IH ग्राफ एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा, उतनी बेटर एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की होगी। तो ये बेटा पूरा मैग्नेटिज्म का आपका थ्योरेटिकल सेगमेंट है। अगर इस थ्योरेटिकल सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस हम एक छोटी सी रीडिंग से इसे पूरा कवर अप कर सकते हैं। एडिशनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसके लिए NCERT की एक बार रीडिंग जरूर करें। ये सारे लेक्चर देखने के बाद NCERT की एक रीडिंग कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो KVPY के लिए हो, चाहे JEE मेंस का हो या JEE एडवांस का हो, सारा कुछ हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। स्टिल अगर आपकी बच्चों कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पर। जस्ट क्लिक अ फोटो, पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप, आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, that is अर्थ मैग्नेटिज्म, in the next video. Thank you.